अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। बात करेंगे हम सियासत के हवाले से कि सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीली आती जा रही है। अब जैसे-जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, वैसे-वैसे नए-नए कैंडिडेट्स मैदान में आ रहे हैं। उनके साथ अपनी वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ़ देने के लिए वो अपने लेवल पे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ़ भी मिले। क्योंकि ये हमारे यहाँ का एक मेन चीज़ है कि जैसे ही 5 साल गुज़रने के करीब होते हैं, 3 साल के बाद जो है कि नए कैंडिडेट्स, नए लोग, पार्टीज़ हर जो कोई भी होता है सियासत में हिस्सा लेने का उम्मीदवार, तो वो अपना फुल ज़ोर लगा देता है सियासत के अंदर कि किस तरह से हमने सियासत को में रहते हुए लोगों की खिदमत भी करनी है, उनको लिए क्या करना है। दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं और इसके साथ ही इस हवाले से आज हम हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं महबूब अली ख़ान मशहूरी साहब, हल्का NA 183 से जो है उम्मीदवार भी हैं आने वाले इलेक्शन में। तो उनसे आज हम बात करेंगे अपने इलेक्शन के हवाले से कि अपने इलेक्शन के हवाले से उन्होंने क्या तैयारियाँ की हैं, क्या वो समझते हैं कि किस तरह से लोगों को रिलीफ़ दिया जा सकता है। जी, महबूब साहब, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से सियासत कर रहे हैं और आपने अब तक जो है कि कितनी इसके लिए एफ़र्ट किए कि NA 183 के अंदर लोगों को रिलीफ़ देने के लिए और अपनी एक जगह बनाने के लिए? जी, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पॉलिटिक्स शुरू की 2015 से। मैं यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हूँ एज़ अ वाइस चेयरमैन। तो मैंने कामयाब हुआ वहाँ से। तो वहाँ से मैंने स्टैंड लिया और जब मैं यहाँ वाइस चेयरमैन बना हूँ तो मेरे अपने जो यूनियन काउंसिल थी वहाँ पे कोई तकरीबन कोई 26, 27, 28 भट्टे थे जिसे। तो वहाँ पे मज़दूरों के मसाइल देखे और ज़ाहिर है जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कोई पावर भी नहीं है, तो फिर आपको फ़ील होता है कि जब आप किसी गरीब के लिए काम करना चाहते हैं, मज़दूर या वर्कर के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है उस वक़्त कि जी आप या तो आप पावरफुल हों जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो 2-3 चीज़ें थीं जो मुझे फिर यहाँ लेके आई कि मैं एड्रेस कर रहा था, जो मुझे दर्द फ़ील होता था इन्हीं गरीबों का, मज़दूरों का और वर्कर क्लास का। फिर मैंने डिसाइड किया जो नेशनल इलेक्शन में हिस्सा लेने का। तो लास्ट टाइम भी मैंने MPA के लिए अप्लाई किया था 2018 के इलेक्शन में। किस पार्टी की तरफ से या मैं इंडिपेंडेंट था, तो हमारे ही हल्के में नियाज़ हुसैन खान गशकोरी थे, वो भी MPA के कैंडिडेट थे। तो हम दोनों में ये तय पाया कि अगर उसे PTI का टिकट मिला तो मैं विथड्रा हो जाऊँगा, अगर उसे PTI का टिकट नहीं मिला तो फिर मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा और वो अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट विथड्रा हो मशहूर जाएगा। साहब, ये बताइएगा कि आपके हलके के अंदर एक ख़ानदानी सियासत का अरूज है। पिछले 60 साल से एक ही फैमिली जो है कि वहाँ पर सियासत कर रही है, खैर फैमिली जो है कि उन्हीं के लोग आगे आते हैं, कभी बेटा आ जाता है, कभी बेटी आ जाती है, कभी खुद मूसा खर साहब और बाकी लोग इस तरह से उनकी फैमिली के ही लोगों के अंदर पूरी सियासत घूम रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर आप अपनी जगह बना पाएँगे? जी बिल्कुल, असल में 50 साल का अरसा हो गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा। मुस्तफ़ा खार साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े, बल्कि वो मुस्तफ़ा जतोई साहब को भी से लिया, वो भी यहाँ से इसी हल्के से जितवाया उनको। फिर मलिक नूर रब्बानी खार साहब थे, उनकी बेटी हिना रब्बानी खार साहबा यहाँ फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर रही हैं 5 साल क्यू लीग के गवर्नमेंट में। फिर उनका वो वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं PP दौर में। तो अब उनका बेटा जो है वो रज़ा रब्बानी खर, वो वहाँ का MNA है। तो मेरे ख्याल में 50 साल में लोगों ने देख लिया है कि सिवाय जागीरदारी निज़ाम के और लोगों को प्रेशर डाल के वोट लेने के और कुछ नहीं है। बस इनकी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ लोगों को दबाव में रखना है, प्रेशर में रखना है और वोट लेने हैं, लोगों को खौफ में रखना है। अब आप देख लें कि ये जो लेकिन मुश्किल साहब, अब तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आती जा रही है, शऊर आ रहा है, अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। नए-नए लोग भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आप भी अभी एक नीचे मज़दूर लेवल की सियासत से निकल कर आप आगे कौमी असम्बली की सियासत की तरफ जा रहे हैं। तो लाज़िम सी बात है कि आप भी उनकी बेहतरी के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए आवाज़ उठाएँगे, असम्बली में भी चले जाते हैं आप तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। असल में मैं बता रहा हूँ कि चेंज तो आ गया है वहाँ पे। ज़ाहिर है कि MP एक मुतवसत घर से आया है, नियाज़ हुसैन गशकोरी जो है वो हमारी क्लास का बंदा है। वो वहाँ पे MPA बना है, तो उन्होंने भी सरदारों को हराया है। यहाँ इसी हलके में नीचे जो MPA बना है NA 183 के नीचे 278 MPA का हल्का है, तो ये आम घर से था। तो वो MPA बन गया। लोग ज़ाहिर है अब लोगों को फ़ील हो गया है कि जो हमारे मसाइल हैं वो हमारे लेवल का ही कोई बंदा एड्रेस कर सकता है। ये नहीं कि जो जिनके ये क्योंकि इनके तो ये मसाइल ही नहीं है। आप हॉस्पिटल्स देख लें, आप एजुकेशन देख लें, जब ये यहाँ पढ़ते नहीं हैं, जब ये यहाँ अपना ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवाते इन हॉस्पिटल्स में, तो तो ये उनको क्या कैसे पता इम्प्रूव कि करेंगे? जी, जी, कि वो वहाँ पर क्या सूरत उनको हाल है? क्या पता चलेगा? अभी हमारे आप हल्के में देखें, यकीन जानें कि पूरा जहाँ के इनका हल्का है कंस्टिट्यूएंसी स्पेशली 183 की मैं बात कर रहा हूँ। सिनामा से शुरू होता है, कोटद्दू सिनामा के दरमियान से।
तो ये फिर महमूद कोट, चौक कुरैशी, गुजरात, बसीरा तक चला जाता है। तमाम के तमाम यहाँ बुनियादी मरकज़ हैसियत, कोई एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। आप इसके अलावा लिया को देख लें, लिया में देखें ना आप, कोट सुल्तान वो भी कस्बा है, तहसील नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, चौक अज़म तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और आप फतेहपुर चले जाएँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। हालाँकि सारे कस्बे हैं, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हालाँकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सब तहसील थी हमारी लिया जो थी, 88 में ग़ालिबन या 92 में ये जाके ज़िला बना है। तो वहाँ इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हेल्थ में आ गई है, और इनका हाल देख लें कि आज तक कोई एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना ये अपने हल्के में नहीं लेके आए। इसी तरह एजुकेशन की तरफ आते हैं तो पूरे ज़िला में हमारे एक यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं है। और आप लिया में चले जाएँ, आपके सामने 5-6 जी, यूनिवर्सिटी का बिल्कुल, वहाँ कैंपस पर है वो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक सरकारी का भी कैंपस है और ठीक होगी। बहुत तो अच्छा सिस्टम वहाँ है। यहाँ जी। यहाँ पे तो सिवाय लोगों को खौफ व हरास फैलाने के, लोगों की तज़लील करने के, इसके अलावा तो इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। इसके अलावा और कितना बड़ा ओहदा चाहिए आपको कि आप 10 साल, और ये बीबी हिना रबानी खैर ऐसी खातून हैं जिनको 10 साल मुतवातर इक़्तिदार मिला। आपके पूरे साउथ पंजाब में 10 साल मुतवातर किसी के पास नहीं है। कि जो 5 साल क्यूलू के दौर में भी ये फेडरल मिनिस्टर थी, फिर 5 साल पीपी के दौर में भी फेडरल मिनिस्टर थी ये। 10 साल पूरे इक़्तिदार में रहने के बाद और कैसा इक़्तिदार चाहिए ये काम कराएँगे? इसके बाद तुम्हें बचता ही कुछ तो नहीं। अभी बात ये कि सर देखें, क्योंकि यहाँ पर जमशेद दस्ती साहब भी आए, उन्होंने भी आके यहाँ पर अपनी सियासत लेबर क्लास से स्टार्ट की, लेकिन वो उसी तरह से लोगों की वेलफेयर के लिए काम भी नहीं कर सके। तो इसकी क्या वजह है कि वो आए और उन्होंने उस तरह से नहीं लोगों को रिलीफ दिया जो देना चाहिए था, उन्होंने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। मैं समझता हूँ कि असल में उन्होंने भी वाक़ई लेबर क्लास से स्टार्ट लिया, लेकिन एक बात है कि झूठ जो है ना वो जल्दी बिकता है और फिर वापस जल्दी आता है। उन्होंने लेबर का नारा ज़रूर लगाया है, मुतवस्सित तबके का नारा ज़रूर लगाया है, लेकिन कभी भी उनके जो मसाइल थे उनको एड्रेस नहीं किया। तो जब आप लोगों के मसाइल एड्रेस नहीं करेंगे, उनके नाम पे आप वोट लेंगे, यहाँ इसी हल्के से वो 1,03,000 वोट लेके इन्होंने हराया था खरों को उसने। और ये हमारे पूरी मेरे ख्याल साउथ पंजाब में ऐसे किसी को वोट नहीं मिले। 1,03,000 बहुत बड़ा वोट है ये, ठीक। तो फिर वो अपने भाई को लेके आया, वो भी वही मोरूसी सियासत शुरू करने लग गया। ये उसकी नाकामी की रीज़न थी। अगर जब जो उसका ग्रुप था, जो नाज़मीन उस वक़्त उसको सपोर्ट कर रहे थे, अगर उनमें से किसी एक को ले आता, ज़ाहिर है सारे लोग ही, किसी कोई इसके भाई के अलावा और कोई बंदा ऐसा अहल नहीं था कि वो एमएनए का इलेक्शन जीत जाता। किसी और को देखिए, ले आता क्योंकि अभी उन्होंने भी क्योंकि लेबर क्लास की ही आवाज़ लगाई थी। उन्होंने ही मज़दूर की आवाज़ लगाई थी। उन्होंने ही कहा था कि जी मैं जो मज़दूर तबका है उसके लिए वेलफेयर के लिए काम करूँगा। लेकिन उस हल्के के अंदर उस तरह से जो तरक्याती काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जो फंड्स आए वो उस तरह से एलोकेट जो फंड्स हुए वो नहीं इस्तेमाल हो सके। हालाँकि जब पीपी के दौर में जब था तो इनको जब सीट दी गई और भाई को इनके सीट दे दी गई। उसके बाद जो है इनको भी सीट दी गई वहाँ पर पीपी की तरफ से। बाय तो इलेक्शन में। जी, बाय इलेक्शन, लेकिन ये उस तरह से इन्होंने परफ़ॉर्म ही नहीं किया। तो आप क्या समझते आप बिलीव करें कि जब ये एमएनए बना है, उसके बाद क्योंकि वो जेली डिग्री की वजह से इसको रिज़ाइन देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो बाय इलेक्शन जैसे आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब, यूसुफ़ गिलानी साहब मुतहर्रिक थे कि मेरे भाई को सीट मिल जाए, लेकिन बहरहाल इसको टिकट दी गई। फिर ये बाय इलेक्शन में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व थी इसको जितवाने में, और उन्होंने फंड्स के मकसद बोरियों के मुंह खोल दिए कि जी जितना फंड्स दरकार हैं आप अनाउंस करते जाओ, हम लगाते जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह इसको काम, जिस तरह इसने स्लोगन दिया कि मैं गरीब के लिए काम करूंगा, मजदूर के लिए काम करूंगा, ये वो कर नहीं सका। अगर ये करता तो आज ये हालत इसकी ना होती, ठीक। मकसद अगर आप, जब आप सिंसेयर होते हैं वर्कर के साथ, मजदूर के साथ, या किसी अनप्रिविलेज क्लास के साथ, तो ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप पानी का गिलास भी उन्हें पिलाते हैं तो ये उसके बदले में खून देने को तैयार हो जाते हैं। तो ज़ाहिर अगर आप झूठ बोलेंगे, उनके नाम पे आप वोट लेके भाग जाएंगे हल्के से, आप काम नहीं कराएंगे, अपने लिए गाड़ियाँ खरीदेंगे और अपने आप को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसा ही रिजल्ट होगा। अच्छा, जिस तरह से मशहूर साहब आप जो है चेयरमैन कौमी लेबर मूवमेंट मुज़फ़्फ़रगढ़ के भी चेयरमैन भी हैं ज़िले के। तो इस हवाले से आप वहाँ क्या समझते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं लोग जो आपके पास आते हैं? इसमें इनफेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली मैं अपने हल्के की अगर बात करूँ, तो पार्को जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है ये। इस तरह एईएस लालपीर आपने नाम सुना होगा, और फातिमा एनर्जी भी है वहाँ पे, फातिमा शुगर मिल भी है, शेखू शुगर मिल भी है, अभी शेखू स्टील भी वहाँ बने। मैं सिर्फ अपने अपने हल्के की बात करूँ, NA-183 में। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमारे जितने भी ये इलेक्टेड मेंबरान हैं, ये 50 साल से लेकर अब तक, इन लोगों को पता नहीं, या पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, ये जान के तवज्जो हटा लेते हैं कि वहाँ पे मज़दूर का कोई हाल नहीं है। कभी किसी का दिल चाहे तो मज़दूर को गिरबान से पकड़ कर निकाल दिया, फिर
जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है वो लोकल गवर्नमेंट से इनके कमिटमेंट होती है कि जो नॉन कोर सीट है वो लोकल बंदों को एडजस्ट किया जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे। सूरत हाल यहाँ ये है कि वहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड भी आप बाहर के लोग आके लगाएंगे तो लोकल लोगों ने सिर्फ धुआं खाने के लिए और कार्बन खाने के लिए वहाँ पे बैठना है। तो ये बहुत बड़े मसाला है और यकीन जाने इतनी ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स की सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर ये मकामी नुमाइंदे हमारी एफर्ट करें। अब सर मैं आपको पार्कों का बताऊँ, पार्कों का 1 बिलियन 1 अरब रुपया है सालाना जो इसने सोशल वेलफेयर पे खर्च करना है। मुझे बताएं कि इतने सालों में कोई भी आप गवर्नमेंट से फंड ना लें, अगर 20 25 30 सालों से पार्को यहाँ काम कर रहा है तो 30 अरब रुपया एन ए 183 में लगा होता तो क्या सूरत हाल होती। जी बिल्कुल, क्योंकि बट टोटली यहाँ सूरत हाल ही चेंज हो जाती। भाई जी। ये वोट लेके पता नहीं भांग पी के सो जाते हैं, क्या करते हैं भाई, पूछने वाला इन्होंने पूछना है, मैं तो नहीं पूछ सकता अभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें, बदकिस्मती इसको कह सकते हैं कि जो सियासत में जो लोग जब कौमी असम्बली में चले जाते हैं तो वो लोगों की वेलफेयर के बजाय अपनी पर्सनल वेलफेयर में लग जाते हैं। और देखें जितने ये हर फैमिली देख लें या कोई भी देख लें 100 वाट कहीं पे भी, तो वो लोग यही करते हैं कि जी कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंड्स वहाँ की बजाय अपने पर्सनल बेनिफिट्स करते हैं के लिए यूज़ करते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो अक्सर जाता हूँ, लोग यही क्वेश्चन आपके हलके में भी करते हैं कि जी इस तरह होता है, लोग पहले आते हैं, उनका फेस कुछ होता है, फिर जब कामयाब हो जाते हैं तो कुछ होता है। मैं तो हमेशा अल्लाह से भी दुआ करता हूँ, बल्कि लोगों को भी कहता हूँ कि अगर मैंने लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों के लिए, अपने हलके की फ़लाह के लिए कोई काम करना है तो अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर दें। अगर मैंने नहीं करना, क्योंकि वो तो मेरी नीयत जानता है ना, सबसे बेहतर जानने वाला तो वही रब है। अगर मैं मेरी नीयत कुछ अपना आप को बनाने के लिए है, कुछ पैसे कमाने के लिए, खुदा न खास्ता, तो फिर मुझे अल्लाह ने कामयाब कभी ना करे। मेरी ये सोच है कि मैंने गरीब के लिए, मैंने अनप्रिविलेज्ड क्लास के लिए, मज़दूर के लिए, लेबर के लिए काम करना है, वर्कर के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो हम कामयाब भी होंगे और काम भी करेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह से। अच्छा ये बताइए कि आपकी अभी जो हल्का 183 है, इसके अंदर कितनी डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर हुई है? क्या और आगे आने वाले दौर में आप क्या समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए जो नहीं हुई, वो जो आप करना चाहेंगे? एमएनए की तरफ से तो मेरे ख्याल में बस ये समझ लें कि नथिंग, क्योंकि 2013 से ये फिर बन रहे हैं। 2013 से पीपल्स पार्टी कहते हैं जी हम अपोजिशन में हैं, फिर 2018 का इलेक्शन है, फिर भी हम अपोजिशन में हैं। असल इशू पता है क्या होता है कि ये ख़ुद तो एमएनए बन जाते हैं। अभी ये 2018 में भी एमएनए बना है रज़ा रब्बानी खार साहब का बेटा, तो इनको एक सीट पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल गई। हिना रब्बानी खार जो है वो ख़वातीन नशस्त पे वो भी एमएनए बन गई हैं। ठीक है, अब 2 एमएनए हैं, इनको दोनों एमएनएज़ के जो है जितना भी प्रोटोकॉल है वो भी मिलता है। वहाँ पे इनको घर भी मिल जाता है, रिहाइशें भी मिल जाती हैं, मरात भी मिल रही हैं। सफ़र तो कर रही है अवाम बेचारी, कि अवाम के लिए इन्होंने नहीं सोचना जब भी अवाम इनको वोट देते हैं कि जी हम अपोजिशन में बैठे। मेरा ख़्याल में एमएनए एमपीएस की तरह जिस हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, हेल्थ में कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे, एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ है हमारे। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें 2010 के फ्लड के बाद, आप बिलीव करें कि हर दूसरा रोड आप जाएँगे तो आपको वहाँ से आप आज भी गाड़ी नहीं टूटा गुज़र। हुआ मिलता है। जी। जी, बिल्कुल ऐसा। तो मेरे ख़्याल में हम मेरा जो मेन फ़ोकस है वो 3-4 चीज़ें हैं कि एक तो हमने हेल्थ को प्रमोट करना है कि इंशाल्लाह हम तहसील हेडक्वार्टर लेवल के हॉस्पिटल लेके आएँगे मुख्तलिफ़ कस्बों में, जैसे गुजरात हो गया, जैसे सिनामा हो गया, बसीरा, चौकरशी और महमूद कोट है। इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटियों के कैंपस लेके आने हैं और जो रोड्स हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम करना है हमें। होंगे सर 2010 में जब सैलाब आया उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस इलाके में के खरबों के हिसाब से इमदाद आई, जो बाहर से एनजीओज आई, बाहर से डोनर्स आए, बहुत से। हमने खुद देखा कि इतना काम आया कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमदाद वाक़ई आई है, लेकिन हमारे एरिया में मशहूर है कि खर साहब ने वो जो जितने बैग आए थे, कुछ तो उन्होंने डिस्पर्स किए, कुछ जो उनकी अपनी मर्ज़ी से डिस्पर्स नहीं हो सकते तो वो उन्होंने फिर, क्योंकि आटा था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो ख़राब हो गई, तो उनको फिर दरिया में डंप कर दिया उसने। तो ये मुसआन दी रिकॉर्ड है, ज़बान ज़द आम है। आप कभी वहाँ विज़िट करें, मेरे हल्के में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या कहते हैं, कि कुछ इन्होंने लोगों में बाँटी हैं वाक़ई। और दूसरी बात ये है कि जब ये 2010 का फ्लड आया था, ये मैं जी बिल्कुल, अभी महबूब अली खान मशहूरी साहब से बात चल रही है कि 2010 के फ्लड के बाद वहाँ क्या सूरत है, इसको हम मज़ीद जारी रखेंगे। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मशहूरी साहब से बात करेंगे। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश
बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और सी पैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक नाज़रीन। जहां बात कर रहे थे हम 2010 के फ्लड की कि उसके बाद क्या सूरत हाल हुई और जो मौजूदा उस टाइम के जो MNA थे, वो जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि आवाम के साथ क्या जुल्म हुआ, कि किस तरह से जो आई हुई अमदाद कहाँ चली गई, क्यों लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। महबूब साहब बताइएगा कि वो जो इतनी खरबों रुपए की अमदाद थी, इतने फंड्स आए, बाहर से NGOs आई, उन्होंने घर भी बनाए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भी दिया, थ्रू गवर्नमेंट भी दिया, अपने तौर पे भी दिया, फिर भी आज तक वहाँ के हालात नहीं ठीक हो सके। एक तो अनफॉर्चुनेटली 11 साल गुजर चुके। जी आप ठीक कह रहे हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली ये था कि हमारी जो वहाँ पे MNA साहिबा थी, वो मोहतरमा हिना रब्बानी खान साहिबा थी। शी वाज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, स्टेट मिनिस्टर थी वो। तो वो लोग उनसे डायरेक्ट जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते थे। जिसने भी मोहतरमा से बात की तो दूसरे दिन उसे डेरे पे बुला के तो जूते पड़े हैं। खार साहब की ये एक आदत थी कि जी मेरी बेटी से आपने बात, MNA भी है वो हमारी, हमने वोट भी दिए हैं, तो जिसने उससे बात की है तो उसको जूते घर पे बुला के जूते मारेगा। सेकंड ये था कि वो जो इमदाद आई है, ये एक ज़बान ज़द आम है। आप कभी वहाँ पे जाएँ हमारे हलके में NA 183 में, तो आपको लोग बताएंगे कि खार साहब ने कुछ अपने जैसे कोई इनके चहीते लोग होते हैं उनको डिस्पर्स की कि जी उनके डेरों पे भेजी कि आप गरीबों में दे दें। बहुत सारी इमदाद जो ये नहीं दे जो आई थी बाहर से चीज़ें, जैसे आटा हो गया, चीनी होगी, राशन, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये इन्होंने फिर वो ख़राब होना शुरू हो गई तो इन्होंने दरिया में डंप कर दी। और ये सब लोगों को वहाँ पता है। कितना बड़ा जुल्म नहीं है कि आई हुई खुराक को, रिस्क को जो है कि आप इस तरह से ज़ाया कर दें किसी को देने की बजाय। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, इनके बस में हो तो ये तो गरीब को बर्दाश्त भी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जब ये फ्लड आया था तो यहाँ UNO के नुमाइंदे आए थे
और बहुत सारी और भी, बल्कि ये मैं गलत कह गया था, उस वक्त हिना रब्बानी खार साहबा जो थी वो फॉरेन मिनिस्टर थी। बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे आए थे और इस तरह फ्रांस, अमेरिका, बहुत सारे मुल्कों के सफ़ीर भी आए थे वहाँ पे। तो आपको पता है कि मांगने के लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है कि आप क्वेश्चन तब करते हैं जब एक वक्त भी होता है। तो हमने उस वक्त कहा था मलिक रब्बानी खार साहब को कि आप इस तरह करें, ये सारे लोग जो आए हुए हैं ना, तो बीबी को कहें, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको कहें हमें ये एड नहीं चाहिए इस तरह की, हमें आटा नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, दालें नहीं चाहिए, हमें भीख ना पे ना लगाएं। आप एक काम कर लें कि हमें हर कंट्री से आप 500-500 हज़ार वीज़ा ले लें, बेशक वर्कर क्लास का मिल जाए। आप मुझे बता दें कि अगर 10-20 मुल्कों के सफ़ीर वहाँ बैठे थे तो उनके लिए 500, 400, 300 वीज़ा एक कंट्री के लिए कितनी अहमियत रखता है, वो भी वर्कर क्लास का। आप बिलीव करें कि इन्होंने बुरी तरह उस हमारी जो सजेशन थी उसको रिबट किया कि जी मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जी मैं तो कैसे मांगूँ उनसे। वो डेफिनेटली जब लोग बाहर से आएंगे, पैसा आएगा तो लोग भी इनके सामने खड़े होंगे। जब हम अमेरिका जाते हैं, जब हम इंग्लैंड जाते हैं, तो ये लोग भी वहीं पे होंगे, तो ज़ाहिर है ये हमारा मुकाबला करेंगे, इनको शऊर आ जाएगा। बिलीव मी कि अगर उस दिन ये बीबी कह देती उनको, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें 10 से 15 हज़ार वीज़ा नहीं मिलना था उस हल्के के लिए, क्योंकि वो लोग इस बात पे पशेमान थे कि ये हल्का डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रॉय हो गया था फ्लड की वजह से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन सर महबूब, ये भी तो देखे ना कि उस टाइम हमने खुद भी देखा कि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। वहाँ पर काम करने के लिए जो लेबर जो है कि वो दूसरे ज़िलों से आती थी, कि वो हाँ मुजफ्फरगढ़ का जो ज़िला है इसके अंदर के लेबर भी काम करने को तैयार नहीं होती थी। जब हम लोगों को भीख पे लगा देंगे, मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि मैंने कहा था कि जी भीख नहीं चाहिए हमें, हमें आप बेशक वर्कर क्लास के वीज़े दिलवा दें, हम उधर चले जाते। जब आप लोगों को भीख पे लगाएंगे तो रिज़ल्ट तो यही होगा। वाकई ऐसा ही हुआ था कि लोग सुबह से लेकर शाम तक बेचारे वो इसी काम पे लगे हुए थे। आप खुद भी यूनियन काउंसिल के नायब वाइस चेयरमैन वाइस था। चेयरमैन रहे हैं आप, तो उस टाइम क्या डेवलपमेंट आपने अपने उस यूनियन काउंसिल में की? उस वक्त मैं नहीं था क्योंकि 2010 में, तो मैं 2015 में वहाँ इलेक्ट हुआ था, तो तो उससे उसके पहले बाद मैं नहीं था। लेकिन ये है आपने कि अब तक लोग, अपने यूनियन काउंसिल में कितना लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जिसकी मैं उम्मीद पे आप कह रहे हैं मैं आगे मैं इलेक्शन आपको एक बात जीतूंगा? बता दूं कि मेरे अपनी यूनियन काउंसिल में तकरीबन 26 से 28 भट्टे हैं। तो वहाँ पे जब मैं वाइस चेयरमैन बना था तो यही इशू आया था कि उस वक्त मज़दूर, अगर गवर्नमेंट लेवल पे मज़दूर की मज़दूरी थी 900 रुपये, क्योंकि ये बेशक बेसिकली ना IMF की तरफ से एक प्रेशर था कि आप जो भट्टा मज़दूर है उसकी वेजेस जो है आप 1000 ईंट के बदले उनको 900 रुपये आपने देना है। तो ये जो भट्टा मालकान थे ये उस वक्त दे रहे थे 500 रुपये, 550 रुपये। तो हमने उस वक्त प्रोटेस्ट किया था, भट्टे बंद कर दिए थे, मैं मज़दूरों के साथ बैठ गया था और कम से कम मैं 15 दिन मज़दूरों के साथ रहा हूँ। उनका खाना पीना, इवन कि जब वो मेरे साथ बैठे रहे, हम अपने खर्चे से मैं देता रहा हूँ। फिर शाम को पैकिंग करके भी उनको घर के लिए दे देते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो बेरोज़गार थे। आपको पता है भट्टा मज़दूर बेचारा दिहाड़ी लेता है और शाम को जाके सौदे सलफ लेता है, तो उनको साथ दे देना। फिर हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चेन बनाई है कि अब जब अप्रैल का महीना आता है, जैसे जून में गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आप बिलीव करें, आप मेरे हल्के में उधर चले जाएँ, भट्टे मज़दूरों से जाके पूछें, जब भी अप्रैल का महीना आएगा तो यकम अप्रैल को वहाँ हमने एक एसोसिएशन भी बना दी, भट्टा मज़दूर एसोसिएशन, लड़कों को प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसे डेजिग्नेट कर दिए उहदे। तो फिर हमने उन यकम अप्रैल को वो बुला के कह देते हैं कि हम 100 रुपये पर हज़ार के पीछे या 150 रुपये पर हज़ार के पीछे रेगुलरली पर ईयर वो उनको बढ़ा के दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग खुश हैं अब। बिल्कुल सही। तो इसके साथ ये बताइएगा कि आप किस दिन में आपने कोई प्लान कोई बनाया होगा कि आने के बाद, MNA बनने के बाद आप क्या यहाँ पर करेंगे? किन-किन एरियाज़ को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे? वहाँ पर किन सहूलियात की ज़रूरत है सबसे मेरा ज़्यादा? सबसे पहले तो जो मेरा फ़ोकस है वो इसी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NA 183 में जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि अगर एज़ पर एग्रीमेंट जो लोकल इंतज़ामिया के साथ इन रिफाइनरीज़ का या मिल्स का एग्रीमेंट होता है कि जी नॉन कोर सीट जो है वो हमने लोकल लोगों को एडजस्ट करना है, तो अगर यही लोग ही एडजस्ट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं कि 5 से 6 हज़ार बंदा ये लोग एडजस्ट ना कर सकें। मकसद आपको पता है पार्को बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है और अब वहाँ पे अब बहुत सारे लोकल डिपो बन गए हैं, बहुत 8, 10, 12 डिपोज़ हैं मुख्तलिफ बाइको हो गया, गो हो गया, बहुत सारे कंपनियों के। और इसी तरह फातिमा एनर्जी ये हो जी गया, बिल्कुल, ये बड़े-बड़े शुगर मिलें ग्रुप्स हो वहाँ गई पर जी। आ गए हैं जो तो वहाँ पे बिज़नेस सबसे कर रहे पहला हैं जो वहाँ है पे। वो यही है कि हमने जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक लोकल लोगों को एडजस्ट करवाना है, जॉब्स क्रिएट करवानी है। सेकंड, हमने हेल्थ को देखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हेल्थ पे काम करेंगे, क्योंकि हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि मेरे पूरे हलके में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक से दूसरा डॉक्टर बैठता हो।
मतलब आप देख लेना कितनी एक सिनेमा जो है तो ये आपके हल्के में कोई तहसील कौन सी है? मैं तहसील तो कोटद्दू है, जी, वो जी। हमारे मेरा हल्का उसके करीब जाके जी, लगता है, करीब जाके लगता लेकिन पुरानी तहसील सिनामा है। है। जी, बिल्कुल। सिनामा कोटद्दू से पहले की तहसील है। जी, बिल्कुल। तो बाद में कोटद्दू सिनामा को ख़त्म मर्ज करके कर इन्होंने दिया गया जी उसको, कोटद्दू कोटादू बना को। दिया। जी। तो अब वो सिनामा अभी तक बुनियादी मरकज़ हैसियत है। मकसद कितनी अफ़सोस की बात है कि इतना ज़्यादा अच्छा हमारी जो तहसील कोटद्दू की आबादी है वो ज़िला लिया से भी ज़्यादा है। ठीक हो गया? और जबकि बड़े मेन इलाके हैं आपका महमूद कोट, सर सामा, गुजरात हो कस्बा गया, गुजरात, बहुत चौकुरेशी बड़ा हो गया एरिया है जी और और बसीरा हो गया। पॉपुलेटेड एरिया है जी, जी, ऐसा ही है। आबादी है बहुत ज़्यादा। जी, बिल्कुल ऐसा। लेकिन हालत ये है कि कोई मकसद हॉस्पिटल वहाँ पे कुछ नहीं है और उसके अलावा यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस मैं कल बैठा था किसी दोस्त से डिस्कस कर रहा 88 की बात कर वो कह रहे हैं 88 में मेरे टीचर थे वो बता रहे थे कि 88 में हमने ग्रेजुएशन लिया से जाके की है। ये बड़े अफ़सोस की बात है कि कोटद्दू जो ज़्यादा पॉपुलेटेड है बजाय उससे लिया से, तो डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं था 88 में भी। तो उन्होंने ग्रेजुएशन जाके लिया से की है। तो ये सूरत हाल है इंशाल्लाह हमने अभी रोड्स पे रोड बनवाने हैं, उसके अलावा हेल्थ पे काम करना है, हमने एजुकेशन पे काम करना है इंशाल्लाह। तो ये हम मेरे मेन फोकस हैं। तो अब आप वहाँ के जो अवाम है उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो आपके साथ उठ के आवाज़ बुलंद करें? क्या आपके उनके साथ वादे जो हैं, क्या आप उनको किस तरह से पूरा करने का यकीन दिलाने की मैं एक कोशिश सिंपल करते सी हैं? बात करता हूँ कि जिस जगह आपने जाना नहीं मकसद जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज नहीं कराना, उस हॉस्पिटल के मसाइल को आपको कैसे इल्म होगा? जिस स्कूल में आपने पढ़ना नहीं है, उस स्कूल के मसाइल का आपको कैसे इदराक होगा? आपको तो नहीं पता चलेगा। तो ये जो फ्यूडल हैं, ये जागीरदार हैं, ये नासूर हैं और ये हमारे कौमी मुजरिम हैं। आप बिलीव करें कि 50 साल से ये वहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं और 50 साल में कितनी अफ़सोस की बात है कि इन्होंने ना एजुकेशन पे काम किया, ना इन्होंने हेल्थ पे काम किया। तो मैं यही कहूँगा कि जब वो सिनामा में बुनियादी मरकज़ सियाहत में या तो मुझे कोई एक खर बता दे, मुस्तफ़ा खर बता दे, रब्बानी खर, हिना रब्बानी, रज़ा रब्बानी कि हमने यहाँ कभी भी पूरे 1 साल में कभी हम आके हमने आउटडोर में आके अपना चेकअप करवाया हो। मेरी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैंने वहाँ चेकअप करवाए हैं, अपने इलाज भी करवाता हूँ। तो जब इनका रेलेवेंट भी नहीं है ये शोबा, ये जहाँ इलाज भी नहीं करवाते तो ये कैसे अपग्रेड कराएँगे? तो यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं लोगों से कि अपनी क्लास के लोगों को आगे ले आएँ, जिनसे बात भी कर सकें, जिनको इन मसाइल का अदराक भी हो ताकि वो काम कर सकें। आपके हल्के में अमन-ओ-अमान का भी बहुत बड़ा मसला है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। अब वो वाली सूरत हाल नहीं है। को लोगों में काफ़ी शऊर है। कुछ बेट के हमारे एरियाज़ हैं, जैसे दरिया के करीब-करीब, तो डीजी खान चूँकि आगे लगता है, पहाड़ से लोग आते हैं, वारदातें करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली उस हद तक वो तो ख़ैर आपको पता है पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन कोई ख़ास उस तरह नहीं है जैसे डीजी खान या दूसरे एरिया। जी, बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से महबूब अली खां मशहूरी साहब से बात हो रही थी कि वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि आने वाले इलेक्शन में जीतने के बाद वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम भी करेंगे और इस तरह से हम उम्मीद भी करते हैं कि ये इसी तरह से जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, इसी तरह अपने आने वाले टाइम में अपने हल्के में जीतने के बाद जो है लोगों को रिलीफ भी देंगे, उनकी वेलफेयर के लिए काम भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।